32,000 करोड़ का घपला, इंडिया की हिस्ट्री का तकरीबन सबसे बड़ा स्कैम। इस स्कैम में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और काफ़ी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स शामिल थे। इस स्कैम का नाम तेलगी स्कैम था। लेकिन इस स्कैम में शामिल तो सब थे, लेकिन इसका मास्टरमाइंड सिर्फ एक इंसान था जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी, जो कि इस सारी फसाद की जड़ था। अब्दुल करीम तेलगी एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था जिसका गुजारा भी एकदम मुश्किल होता था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी इसके घर। अब्दुल करीम तेलगी का बचपन बहुत मेहनत, मजदूरी और गरीबी में गुजरा था। जवानी में भी उसने काफी ज्यादा धक्के खाए, काफी ज्यादा नौकरियां की, लेकिन किसी एक में भी सही से टिक नहीं पाया वो। फिर 1987 में तेलगी की शादी हो जाती है। उसके पास कोई ऐसी स्टेबल जॉब नहीं होती जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली का पेट पाल सके। फिर वो जैसे तैसे करके ज्वेलरी बेच के, लोगों से उधार लेके, जैसे तैसे करके मुंबई से सऊदीया चला जाता है काम की तलाश में। सऊदीया में कुछ साल काम करने के बाद वो मुंबई वापस आ जाता है। वो सऊदीया में इतने पैसे कमा लेता है कि वो मुंबई जाके अपना ज़ाती बिजनेस शुरू कर सके, और वो यही करता है और इसीलिए मुंबई वापस आ जाता है। और वो मुंबई वापस आके ट्रैवल एजेंट का बिजनेस शुरू कर लेता है। वो ज़माना 1980s का था, तब मुंबई माफिया का राज था। हर कोई अपने बेटर फ्यूचर के लिए इंडिया छोड़ के बाहर के मुल्क में जाना चाहता था। इंडिया में खास नौकरियां भी नहीं थी, बाहर के मुल्क में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। सिंपल ट्रैवल एजेंट और तेलगी में फ़र्क ये था कि तेलगी फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इन लोगों को बाहर के मुल्क भी भिजवा दिया करता था। तो उनसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने के डबल पैसे लेता था, क्योंकि वो लोग भी फंसे होते थे। उनको भी पता होता था कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, तो उनकी मजबूरी होती थी कि जितने भी तेलगी पैसे मांगे वो दे दें। देखते ही देखते तेलगी के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लग गए। काफ़ी हद तक लोगों के पास उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं होते थे, लेकिन वो बाहर जाना चाहते थे और वो तेलगी के पास आ जाते थे मदद के लिए, और ये उनको बाहर भिजवा देता था। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी बिल्कुल ना होने के बराबर ही थी, फेक डॉक्यूमेंट्स भी चल जाया करते थे। तेलगी ने ये सब करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। फिर ये हुआ कि फेक इमिग्रेशन की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आने लग गई, और इसकी वजह से एयरपोर्ट के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सख्ती होने लग गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा शक हुआ। उन्होंने कई फेक डॉक्यूमेंट्स वाले लोगों को पकड़ा, और फिर 1993 में पुलिस को पता चला इस सब के पीछे तेलगी है। पुलिस का हाथ तेलगी के गिरेबान तक चला गया और उन्होंने तेलगी को अरेस्ट कर लिया, और फिर तेलगी जेल चला जाता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जेल जाना तो तेलगी के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर वो जेल ना जाता तो वो 32,000 करोड़ का स्कैम कर ही नहीं पाता। अब जेल जाते ही तेलगी की मुलाकात रतन सोनी से होती है। वो भी एक फ्रॉडिया होता है, वो भी फ्रॉड केसेस की वजह से जेल आया होता है। क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर रतन सोनी बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वो तेलगी को एक बिजनेस आइडिया देता है और वो उसको बताता है कि इसके ज़रिए हम करोड़ों रुपए का स्कैम कर सकते हैं। अब वो काम ये होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उसके लिए एक पेपर रिक्वायर्ड होते हैं जिसको कहते हैं स्टाम्प पेपर। आपने कभी ना कभी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ पेपर होता है। वो हर प्राइस में अवेलेबल होता है, 50 का भी होता है, 100 का भी होता है, 200 का भी होता है, 500 का भी होता है। तो उस डॉक्यूमेंट के जितने भी पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट को जाते हैं। तो रतन सोनी का ये शैतानी आइडिया था कि क्यों ना हम उस पेपर को, जिसका नाम स्टैम्प पेपर था, उसको फेक बनाएं, और जो पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं वो गवर्नमेंट की बजाय हमारी जेब में जाएं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था गवर्नमेंट के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होता है उसमें, और ज़ाहिर है ये फेक बनाएंगे, इसमें कोई ना कोई तो फ़र्क होगा, लोग पहचान जाएंगे। तो लोग गवर्नमेंट के बजाय तेलगी का फेक स्टैम्प पेपर क्यों खरीदेंगे? अब इसका भी मैं वजह आपको बताता हूँ। जैसे कि कई बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि कई ऐसे ऑफिसेज होते हैं जिनका रोज़ का काम होता है स्टैम्प पेपर से। फ़र्ज़ करें उनको रोज़ डॉक्यूमेंट 1,000 का ख़रीदना पड़ता है स्टैम्प पेपर का, जो गवर्नमेंट को उन्हें देना पड़ता है। और वो जब तेलगी से ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है तेलगी उनको डिस्काउंट में देगा, तो उनको वही 1,000 वाला स्टैम्प पेपर तेलगी 800 में दे देगा। तो बिजनेसेस को भी ये फ़ायदा नज़र आ रहा था, 200 रुपये हमारे बच रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ये फेक
स्टैम्प पेपर यूज़ कर लें गवर्नमेंट के बजाय। कई लोग तो पागल बन जाते थे कि उनको समझ नहीं लगती थी कि फेक है या रियल है। कई लोग डिस्काउंट लेने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए खुद जानबूझकर तेलगी से स्टैम्प पेपर खरीदते थे। अब इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तेलगी को सेम टू सेम एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो स्टैम्प पेपर बना सके सेम गवर्नमेंट जैसा। तो तेलगी और रतन जब जेल से छूटते हैं तो उनको ये खबर मिलती है कि एक ऑक्शन होने वाला है जहां पर गवर्नमेंट की पुरानी प्रिंटर मशीन बिकने वाली है। तो ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं और जाकर उस मशीन को खरीद लेते हैं और फिर उन्होंने सेम टू सेम गवर्नमेंट जैसी स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दिया। मुबारक हो, बाप बन गया, स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है। देखते ही देखते रतन स्वामी और तेलगी का बिजनेस आसमानों को छू गया। वो देखते ही देखते करोड़पति बनते चले जा रहे थे। लेकिन कई कई मामलों में इन दोनों का दिमाग बहुत अलग अलग काम करता था। तो हुआ ये, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। तेलगी अपने बिजनेस का 100% ऑनर बन चुका था। अब्दुल करीम तेलगी। ऐसे ही देखते देखते एक स्टेट से होते हुए 18 स्टेट तक तेलगी का बिजनेस फैल चुका था। अगर किसी को पता भी चलता था या शक भी होता था तो तेलगी उसको पैसे देके उसका मुंह बंद करवा दिया करता था। इसीलिए इस स्कैम में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने कई बार तेलगी से रिश्वत भी ली थी और तेलगी से कई काम भी इस तरीके के करवाए थे। तेलगी ने इन सब के अलावा स्टैम्प पेपर बेच बेच के 32,000 करोड़ तक कमा लिया था। उसके पास इतना अंधा पैसा हो गया था कि उसने अयाशियाँ शुरू कर दी थी। इस कदर अयाशी शुरू कर दी थी कि एक बार में उसने एक औरत के ऊपर 93 लाख रुपए फेंक दिए थे। सब कुछ एकदम तेलगी के प्लान के हिसाब से चल रहा था। तेलगी के मुताबिक वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनने के करीब ही था। लेकिन फिर हुआ ये कि जितना ही तेलगी आसमानों में उड़ा उतना ही जोर की जाकर जमीन पर गिरा। तेलगी की एक वैन पुलिस ने पकड़ ली। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो वो देखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैम्प पेपर होते हैं। पहले तो पुलिस को ये शक होता है कि गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर चुरा के ये वैन भाग रही है। लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है ये स्टैम्प पेपर तो नकली हैं। और उसके बाद मीडिया में इतनी ज़्यादा हाइप बन जाती है कि तेलगी जितना मर्जी रिश्वत देके किसी को चुप करवा ले, वो बात निकल ही गई थी। वो बात जगह जगह न्यूज़पेपर, टीवी के ऊपर चलने लग जाती है और अब इसको रोकना, इस न्यूज़ को दबाना नामुमकिन हो जाता है तेलगी। फिर पुलिस काफ़ी दिन इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उन्हें क्लियर हो जाता है कि इस सब पूरे स्कैम के पीछे अब्दुल करीम तेलगी है तो वो तेलगी को अरेस्ट करने जाती है। लेकिन तेलगी चालाक होता है, वो पहले ही भाग जाता है। काफ़ी अरसा पुलिस को तेलगी नहीं मिलता। पुलिस जगह जगह छापे मारती है, जगह जगह ढूंढती है, लेकिन तेलगी का नामो निशान भी नहीं मिलता। लेकिन फिर एक दिन अचानक पुलिस को एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें पुलिस को कोई इंसान टिप देता है कि तेलगी अजमेर शरीफ दरगाह जाने वाला है। अब पुलिस भी वहाँ पर नाका लगाकर बैठ जाती है और फिर वो टिप बिल्कुल सच्ची निकलती है और तेलगी वहाँ आता है और वैसे पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिर पुलिस काफ़ी दिन तेलगी की इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि तेलगी के 120 बैंक अकाउंट्स हैं और इतने ज़्यादा पैसे उसमें पड़े हैं कि तेलगी को तो खुद नहीं याद था कि उसके अकाउंट में पैसे टोटल पड़े कितने हैं। खैर, पुलिस तेलगी को और इन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट तेलगी को 30 साल की सज़ा सुनाती है और उसके साथ साथ 200 करोड़ का जुर्माना सुनाती है। लेकिन तेलगी बार बार एक ही चीज़ कह रहा होता है कि तेलगी के जेल जाने के बाद भी ये काम तब भी चलेगा अगर तेलगी नहीं भी होगा, क्योंकि इस गेम में इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हो गए हैं कि ये काम कभी अब रुक ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनके हाथ कोई ख़ास सबूत लगते नहीं है। लेकिन 2017 में तेलगी को अचानक से कुछ होता है और वो इन सब पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन को एक्सपोज करना चाहता है। तेलगी कहता है जब वो इन लोगों का नाम बता देगा तो पूरा इंडिया हिल के रह जाएगा। तो फिर होता ही है कि जैसे ही तेलगी इन लोगों को एक्सपोज करने वाला होता है तो उसे कुछ ही दिनों पहले तेलगी की डेथ हो जाती है। अब कई लोग तो कहते हैं कि ये नेचुरली हुआ है, लेकिन जो अक्लमंद और समझदार लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ये नेचुरली हुआ है या जान के करवाई गई है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, तेलगी की नेचुरली डेथ हुई थी या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सामने आने वाला है उन्होंने कुछ किया है।